Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class, विषय सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 65। डेट है आपकी 15 दिसंबर 2020 और वर्कशीट का टॉपिक है इतिहास का। आपके पाठ 1 है इतिहास का, जिसमें है फ्रांसीसी क्रांति। और आज जो वर्कशीट है वो आपकी रिवीजन की वर्कशीट है। 2 पहले आ चुकी हैं, रिवीजन 1, रिवीजन 2, आज पुनरावृत्ति 3 यानी रिवीजन 3। इसमें हम पढ़ते हैं, पहले आप ज़रा वर्कशीट को देख लीजिए। आज की वर्कशीट जो है अनुच्छेद 1, जिसमें आपके सामने एक अनुच्छेद है, 4 प्रश्न हैं। फिर आपका जो है अनुच्छेद 2, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं। फिर अनुच्छेद 3, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं। और फिर अनुच्छेद 4, जिसमें आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम वर्कशीट को शुरू करते हैं, पहले आपके अनुच्छेद 1 को पढ़ते हुए। तो हम जो है पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में है कि भाई पूरी आज़ादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट, यानी आपको इतना तो पता चल गया होगा, 3 स्टेटों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे स्टेटों की बात हो रही है कि प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों के कुछ विशेष अधिकार जो है जन्मना प्राप्त थे। इनमें से जो महत्वपूर्ण विशेष अधिकार थे वो थे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग का कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपनी स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं प्रदान देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है। आपको जो प्रश्न उत्तर है आपको वर्कशीट यानी कि आपके अनुच्छेद 1 में ही मिल जाएंगे, फिर भी मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। तो पहला है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। चलिए देख लेते हैं, वैसे वर्कशीट में ही है तो 90% आबादी किसानों की थी। दूसरा प्रश्न है कि आपका किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार थे। तो आंसर है आपका कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार। यहाँ पे जो है थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे न जो है आपका आधा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है न आपने आधा करना है। तो चलिए मैं आपकी कर देती हूँ, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आधा न। तो जन मना, ठीक है, यहाँ पे जन मना हो गया आपका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे। तो किसानों को कर चुकाने के अलावा अपने स्वामी की सेवा करना, उनके घर व खेतों का ध्यान रखना, सैन्य जो है सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना, इन सब के लिए वे बाध्य थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका है कि प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। तो वो तो करों में जो है रिबेट थी, यानी करों में जो है छूट प्राप्त थी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका आंसर। ये लगता है मैं थोड़ा सा जब काम कर रही थी तो लिखने में लगता है रह गया मुझसे। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए 3 आंसर हैं यहाँ पे आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है मैं आंसर लिखने में लगता है भूल गई, तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो फोर्थ आंसर है कि उनके जो विशेषाधिकार हैं वो थे आपके करों में जो है, ठीक है, ये करों में छूट थी, वो विशेषाधिकार थे। तो ये आपका, ये फोर्थ आंसर आपका हो गया। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है आपका कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र समाज की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। तो प्रश्न एक इससे होता है कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 2।
यहाँ पे आप जो है अनुच्छेद दूसरा लिखेंगे। ये आपका दूसरा अनुच्छेद का पहला प्रश्न है। ये पहला अनुच्छेद था जिसके 1, 2, 3 और 4 मैंने आपको बता ही दिया था। आंसर जो दूसरे का है आपका पहला आंसर, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं अनुच्छेद 2 का। ये है यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण था। तो आपका दूसरा आंसर है कि राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने विषयों को संरक्षण दिया, इसलिए सामंती प्रभु की आवश्यकता समाज में महसूस नहीं की गई। जब व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से शहरों में बहुत सुधार हुआ तो उन्होंने सामंती प्रभुओं को पैसे वापस किए और उनमें मुक्त हो गए। इन कारणों से यूरोप में सामंतवाद का अंत हुआ। तो ये था आपका आंसर नंबर 2 अनुच्छेद 2 का। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है आपका अनुच्छेद 2 का तीसरा प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पे तीसरा आंसर है आपके अनुच्छेद 2 का कि यहाँ पर है तीसरा आंसर है इसमें स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, जिससे फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। क्रांति ने न केवल लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक जीवन को बदल दिया, बल्कि विश्व इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया। तो ये थे आपके प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न था। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपके दूसरे अनुच्छेद का है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यहाँ पे आप हम 4th आंसर देख रहे हैं। देखिए ये रहा आंसर, मेरे को लगा मैं टाइप करना भूल गई लेकिन मैंने गलत जगह टाइप कर दिया। तो ये आपके अनुच्छेद 1 का आंसर है, जो मैंने आपको लिख कर दिखाया था ना मैंने आपको। तो ये आपके अनुच्छेद 1 का आंसर है। यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ अनुच्छेद 1 के आंसर, मतलब 1 का जो है 4th आंसर है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इसका अनुच्छेद 2 का जो 4th आंसर है, ये अनुच्छेद 2 का 4th आंसर है, इसलिए कंफ्यूज ना होइए। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 2 का 4th आंसर, ये 4th आंसर है। तो फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी में फ्रांस के दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली ने लंबी बहस हुई कि व्यक्ति में मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित फ्रांसीसी प्रथा को प्रदान किए गए या नहीं। सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। तो ये थे आपके अनुच्छेद 2 के चारों प्रश्न उत्तर। चलिए अब हम अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 है आपका, अनुच्छेद 3 में है महिलाएं जो हैं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्पक्ष नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं के मताधिकार, असेंबली में के लिए चुने जाने का, राजनीतिक पदों में मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो पहला प्रश्न यही है, जो पहली लाइन है आपकी उसी का प्रश्न है। 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह आपका उत्तर है। देखिए यहाँ तो महिलाओं को जो है निष्कर्षीय अधिकार मिले, तो सक्रिय किसे मिले होंगे, पुरुष वर्ग को मिले होंगे। तो यहाँ पे आंसर तीसरा, अनुच्छेद 3 का देख लेते हैं। मेरे से टाइप से गलती हो गई है, तो आप यहाँ पर जो है, ये तो मैंने आपका यहाँ पे लिखा है कि निष्कर्षीय अधिकार का दर्जा जो है महिलाओं को मिला, लेकिन जो आपका उत्तर है वो आपसे सक्रिय नागरिक का पूछ रहे हैं। तो आपने लिखना है 1791 के संविधान के संविधान में पुरुषों को जो है, पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिए ये निष्कर्ष तो आपका महिलाओं का था, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो है पुरुषों का सक्रिय अधिकार। ठीक है, इसलिए आप पुरुष लिखना, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न 2 देखते हैं। पहले अनुच्छेद का, महिलाओं ने क्या मांग रखी, और फिर तीसरा है महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की क्या मांग रखी, मतलब मांगे जो रखी क्यों रखी, और 4th है महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है।
ये तीनों मैंने प्रश्न एक साथ पढ़ दिए हैं। चलो उत्तर देख लेते हैं। तो महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। तीसरा है, महिलाओं का मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। फोर्थ है आपका, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से सामाजिक समानता बढ़ेगी और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है। यहाँ पे कोई फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया। सिर्फ 4 ही आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए अब अनुच्छेद 4 पढ़ते हैं, जो कि इस वर्कशीट का आखिरी अनुच्छेद है। चलिए अनुच्छेद 4 देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 है आपका, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वे सभी पढ़े लिखे थे और मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार उसकी योग्यता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सबसे लास्ट पैराग्राफ का पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न पढ़ना मैं भूल गई। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं कि तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। दूसरा है, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे। पहले 2 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके 4th अनुच्छेद के आंसर। ये रहे आपके 4th अनुच्छेद के आंसर। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये गलती से हो गया। यहाँ पे तीसरे स्टेट में सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा के वकील एवं पेशावर लोग भी शामिल थे। दूसरा पूछा था कि पादरी भी शामिल थे, तो ये आपको बताना है। देख लेते हैं। तो आपका सेकंड आंसर है, नहीं, पादरी प्रथम स्टेट के सदस्य होते थे। पादरी जो है वो प्रथम स्टेट में आते हैं। अगर आप अनुच्छेद पहला या दूसरे में पहले अनुच्छेद में लिखा था तो उसमें साफ है कि प्रथम स्टेट में आते थे। आगे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न एक साथ पढ़ लेते हैं। तीसरे स्टेट के लोगों के विशेष अधिकारों के बारे में क्या मानना था और तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का अधिकार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि किसी भी वर्ग के 5 विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब तीसरे स्टेट के लोगों का ये मानना था। और तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार योग्यता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे पास आएगा। मतलब तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि किसी भी वर्ग के पास, ये 5 गलती से हो गया, जब बोलते हैं तो टाइप करते हुए गलती हो जाती है। ये 5 नहीं, पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब किसी के पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आपका आएगा योग्यता होनी चाहिए। तो ये थे आपके वर्कशीट, मतलब वर्कशीट जो आपकी 9th की है उसके 4 अनुच्छेद है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करती हुई चली जाऊँगी। ठीक है, ये आपके जो हैं अनुच्छेद 4 जो था उसके 4 प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ पर ये गलत था तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे था आपका अनुच्छेद 3 के 3 के आंसर हैं, ये है ना, 3 के आंसर हो गए ये। और ये हैं आपके सेकंड के जो आपके सामने, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो है प्रश्न तीसरा अनुच्छेद प्रश्न 4, ये 4 है। अनुच्छेद 1 का गलती से यहाँ पर टाइप हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके प्रश्न अनुच्छेद 2 के हैं, ये सारे के सारे। और ये हैं आपके अनुच्छेद 1 के आंसर। अनुच्छेद 1 है और यहाँ से आपका अनुच्छेद 2 होता है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। थोड़ी लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इससे अपने जो है चैप्टर्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति चल रही है, रिवीजन चल रही है। साथ साथ याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।